हेलो बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए पाठ का सार। आज हम उसी पाठ के करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं हुए। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इसका उत्तर है कि लेखक ने अपने आप को एक आशावादी इंसान बताया है। यहाँ पर लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कई बार धोखा खाया है, पर वो ये मानते हैं कि अगर वे इन धोखों को याद रखेंगे तो उनका उन लोगों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा जो आज के समय में भी ईमानदार हैं और सच्चाई का जीवन जीते हैं। इसी कारण लेखक अपने आप को आशावादी होना बताते हैं और वे उन्हीं लोगों को सम्मान करते हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहते जिन्होंने मुश्किल समय में उनकी मदद की है। यही कारण है कि वे अभी भी निराश नहीं हुए। उनको अभी भी उम्मीद है कि लोग दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, इसलिए लेखक ने अपने आप को आशावादी बताया है। प्रश्न नंबर 2। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की है या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी करें। उत्तर: वैसे तो बच्चों ये सब आपको अपने आप लिखना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर, फिर भी मैंने लिखा है जो मेरा अपना अनुभव। दैनिक जागरण कॉलम, पाठकनामा, दूसरों की भलाई। आज के समय में अपने लिए भी तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना ये एक अलग ही व्यक्तित्व की पहचान कराता है। जैसे कि महात्मा गांधी से प्रभावित डॉक्टर A.N. लैंग दक्षिण अफ्रीका ही नहीं पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। रंग भेद से परेशान यूरोप एक श्वेत महिला द्वारा अश्वेत के जीवन को सही राह दिखाना और अंधेरे में दीपक जलाने के समान है। अपने उज्जवल भविष्य को एक तरफ कर डॉक्टर एन लैंग जिस तरह हर बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी और वह लोगों को एक प्रेरणा दे रही थी कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए, पर दुख की बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ही डी लैंग के काम में बाधा डाल रही थी। अर्थात वो दक्षिण अफ्रीका की सरकार उन्हें काम करने नहीं दे रही थी। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और विश्व के सभी लोगों को लैंग की सहायता करनी चाहिए थी और अपने देश में भी ऐसे गरीब और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए योजनाएं बनानी चाहिए थी जिन्हें वास्तव में ही मदद की ज़रूरत है और वे इस मदद के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। टिप्पणी: इस समाचार को पढ़कर हम ये कह सकते हैं कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि समाज के उन कमज़ोर वर्ग के बारे में भी सोचना चाहिए और उस कमज़ोर वर्ग के लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताइए। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई के ईमानदारी और अच्छे कार्य किए हो। इसका उत्तर आपको अपने आप ही लिखना चाहिए कि आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जिसने किसी के लिए भलाई की हो और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया हो। मेरे साथ जो घटना हुई मैंने उसका आंसर लिखा है। एक बार मेरे एक दोस्त को बस में किसी के 10,000 रुपये और अस्पताल के कुछ पेपर से एक थैला मिला है जिन्हें देखकर लग रहा था कि वे पैसे किसी के इलाज के लिए होंगे। तब मेरे दोस्त ने बस में सभी से पूछा, पर बस में वो थैला किसी का नहीं था। फिर मेरे दोस्त ने थैले को खोलकर देखा, उसमें पेपर में से उस व्यक्ति का पता निकाला और फिर वो पेपर और पैसे लेकर उस व्यक्ति के पास उनके घर गए और उसमें जो पेपर और पैसे थे उस व्यक्ति को वापस कर दिए। उस व्यक्ति ने मेरे दोस्त से पूछा कि उसको ये पता किसने दिया। तब उसने बताया कि उसने उस थैले में अस्पताल का नाम और डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ लिखी गई थी उसकी पर्ची को देखकर वो उनके पास तक पहुंचा। मुझे अपने दोस्त की ये ईमानदारी आज तक याद है। अब आगे है पर्दाफाश। इसके अंदर एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? इसका उत्तर होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई दोनों गुण मौजूद होते हैं, पर दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब हम किसी की बुराई को बहुत रस के साथ बताते हैं, बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। यानी उसकी कमी और उसकी बुराइयों को हम आनंद के साथ लेते हैं और उसकी बुराइयों को हम मजा लेते हैं, पर जो उसने अच्छाई की होती है हम उस अच्छाइयों को भुला देते हैं। इसलिए हमारा दूसरों के दोषों को उजागर करना भी हम अपना कर्तव्य मान लेते हैं, पर ये सही नहीं है। प्रश्न नंबर 2। आजकल के बहुत से समाचार पत्र
या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं? इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इस उत्तर को भी आपको अपने आप लिखना चाहिए और मैंने इसका उत्तर लिखा है। आज के समय में बहुत से समाचार पत्र और चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। समाचार पत्र और चैनल में समाज में व्याप्त बुराइयां और आसपास के लोगों से अवगत कराते हैं। मतलब जो हमारे आसपास बुराइयां फैली हुई हैं और कुछ बुरे लोग हैं, हमें न्यूज़ चैनल वाले उससे पहले ही अवगत करा देते हैं। और न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों के कारण समाज में जागरूकता आ जाती है और साथ ही समाज भी समय रहते सावधान हो जाता है। इसलिए कुछ हद तक समाचार पत्र और समाचार चैनलों का पर्दाफाश करना ठीक साबित हो रहा है। अब आगे है कारण बताइए। इसके अंदर भी कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा की। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहला, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। अर्थात सच्चाई केवल वही लोग बोलते हैं जो बहुत बेबस हैं, जिनके बस की कुछ है नहीं, यानी लोग स्वार्थी बन रहे हैं। दूसरा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अर्थात जो लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, उनका रोजगार बहुत अधिक बढ़ रहा है। अर्थात वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तीसरा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। अर्थात लोग दूसरों पर विश्वास कम कर रहे हैं, वे उनके अवगुणों को ज्यादा देख रहे हैं, उनके गुणों को कम देख रहे हैं। अब इस पार्ट में है 2 लेखक और बस यात्रा। अर्थात यदि 2 लेखक मिल जाएं तो वो अपने बस की यात्रा का कैसे जिक्र करते। प्रश्न नंबर 1, आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना में उनकी बातचीत लिखिए। इसका उत्तर वैसे तो बच्चों आप अपने आप भी लिख सकते हैं, पर मैंने इसका उत्तर अपने अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे कि यदि 2 लेखक और बस यात्रा। इससे पहले पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई ने अपनी बस की यात्रा का वर्णन किया है। जैसा कि हरिशंकर परसाई ने बताया था कि उनकी बस खराब होने के कारण वे समय पर अपने स्थान तक पहुंचने की आशा ही छोड़ चुके थे। वहीं इस पाठ में लेखक यात्रा करते हुए कुछ नया और अलग अनुभव किया। यदि ये दोनों लेखक जब आपस में मिलते तो कुछ इस तरह की बातचीत करते। जैसे हरी, नमस्कार हजारे जी, कैसे हैं आप? हजारे जी, नमस्कार, मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। हरी, भाई क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले मैंने बस से यात्रा की जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस यात्रा की थकान अभी तक नहीं उतरी है। हजारे, ऐसा क्या हुआ, क्या सामान बहुत ज्यादा था? हरी, नहीं, मेरे पास सामान तो ज्यादा नहीं था, पर बस बिल्कुल टूटी फूटी खटारा थी। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे एक बूढ़ी, कमजोर तथा जर्जर। हजारी, टूटी फूटी बस से थकान क्यों, तुम तो सीट पर बैठे थे ना? हरी, बैठा तो मैं सीट पर ही था, पर जब बस चलने लगी तो पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी। उसमें बैठकर ऐसा लग रहा था कि हम इंजन पर बैठे हैं। बस की खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और जो बचे कुछ थे वो भी टूट कर गिर रहे थे। यात्रियों को चोट पहुंच सकती थी, इसलिए मैं तो खिड़की से दूर बैठ गया। पर बस के कुछ दूर चलते ही हम बस की टूटी सीटों के अंदर थे। पता ही नहीं चल रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर। हजारे, क्या तुम अपनी मंजिल पर समय पर पहुंच गए? हरी, ऐसी बस से भला कोई समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है? बस रास्ते में ही कम से कम 10 बार खराब हो गई, यहाँ तक कि उसकी लाइट भी खराब हो गई। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी बस इसी बस में बीत जाएगी। पर कुछ देर बाद तो मैं आराम से मित्रों के साथ बातें करने लगा। पर तुम अपने सुनाओ, तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात है? हजारी, मैंने भी कल एक बस की यात्रा की थी, पर मेरी बस की यात्रा बहुत यादगार है और तुम्हारी यात्रा से थोड़ी अलग है। हरी, कैसे? मैं बस में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था, तभी अचानक एक सुनसान जगह पर हमारी बस खराब हो गई। हरी, सुनसान जगह पर तो बसों को लुटेरे लूट सकते थे। हजारी, नहीं, हमारे बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर चलता बना। हरी, चलता बना मतलब वो कहाँ चला गया? कहीं वह लुटेरों से तो मिला हुआ नहीं था? हजारी, दोस्त सभी यात्री ऐसा ही सोच रहे थे और कुछ नौजवानों ने तो ड्राइवर को मिलकर बंधक भी बना लिया, और यदि लुटेरे आते तो पहले इसे ही मार देते। मैंने तो अपनी मंजिल पहुंचने की आशा ही छोड़ दी थी। हरी, फिर क्या हुआ, क्या लुटेरे आ गए? हजारी,
नहीं, लुटेरे तो नहीं आए। पर तभी कंडक्टर दूसरी बस लेकर आया और साथ ही वो मेरे बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आया। फिर बस कंडक्टर ने हमें 12 बजे से पहले ही बस अड्डे तक पहुंचा दिया। हरी, हम सभी इंसान जाने अनजाने में हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम सभी को अविश्वास की दृष्टि से देखने लगते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हजारी, मित्र, ये दोष नहीं है, समाज में गिरते मानवीय मूल्यों का कारण है कि हम हर किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। हरी, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, नमस्कार। हजारी, नमस्कार। अब आगे है सार्थक शीर्षक। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी अच्छा शीर्षक सुझा सकते हैं? इसका उत्तर है, लेखक ने इस शीर्षक क्या निराश हो जाए उचित ही रखा है, क्योंकि उस सोच को उजागर करता है जो हमें अपने आसपास होते देखते रहते हैं। यदि एक दो बार धोखा खाने पर हम यही सोचते हैं कि इस संसार में ईमानदार लोगों की तो कमी हो गई है, पर ऐसा सच नहीं है। आज भी समाज में बहुत सारे लोग ईमानदार बचे हैं और अपनी ईमानदारी को भी बरकरार रखा हुआ है। लेखक ने इसी लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए रखा है। यही कारण है कि लेखक कहता है, ठगा मैं भी गया हूँ, धोखा मैंने भी खाया है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं मिली हैं जब लोगों ने अकारण ही सहायता भी की है, जिससे मैं अपने आप को ढांढस बनाता हूँ। यदि लेख का शीर्षक निराशा से आशा की ओर होता तो शायद लेखक की बात को और बल मिलता। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि कुछ इस शीर्षक को कुछ नाम दे सकें। प्रश्न नंबर 2, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण बताइए। आदर्शों की बात तो करना बहुत आसान है, पर उन पर चलना मुश्किल है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, हो सकता है आपको ये प्रश्न चिन्ह गलत लगे, आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं, आप क्या चिन्ह लगाना चाहेंगे, पर मैंने इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उचित समझा है। मैं उन लोगों को प्रश्न कर सकती हूँ जो अब ईमानदारी खत्म हो गई, क्या उनके जीवन में कभी भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी जब किसी ने उनकी सहायता बिना किसी स्वार्थ के की होगी? सहायता किसी को केवल पैसे और या वस्तु देकर नहीं की जा सकती, बल्कि सही समय पर सही वस्तु देकर भी की जा सकती है। लेखक ने लिखा कि बस के खराब हो जाने पर उसके बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे थे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लेखक के पास पैसे ना हो? लेखक के पास तो पैसे होंगे, पर जो बस खराब हुई थी वो बहुत ही सुनसान जगह थी, जहां पर लेखक के पास पैसे होने के बाद भी वह उन बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद सकता था। पर कंडक्टर के द्वारा लाया गया दूध और पानी उस समय उस लेखक के लिए महत्वपूर्ण हो गया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि छोटी छोटी चीजों से भी हम सहायता कर सकते हैं। अतः कंडक्टर द्वारा किया गया कार्य इंसानियत ही कहलागा, क्योंकि उसने ये कार्य बिना किसी स्वार्थ के किया, क्योंकि जो वो लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लाया उसमें कंडक्टर का कोई भी स्वार्थ नहीं था। अब है आगे है सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। प्रश्न एक, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे हैं? लिखिए। इसका उत्तर है, हमारे देश के महापुरुषों के सपनों का भारत की संस्कृति बहुत ही महान है। उनके सपनों का भारत सभ्य लोगों और ऐसे समाज से जिसमें कोई भी छल कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूटपाट जैसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा है जिसमें सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, कोई आपस में लड़ता झगड़ता नहीं है और सभी अपनी ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीते हैं। उनका सपना था कि भारत में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान सभी एक साथ मिलकर रहे। हमारे भारत देश के महापुरुष के रूप में एक महान और आदर देश का सपना देख रहे थे। प्रश्न नंबर 2, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। इसका उत्तर मैंने अपने हिसाब से लिखा है। ये आप भी लिख सकते हैं कि हो सकता है आप कुछ मुझसे अलग सोचते हो। हमारे सपनों का भारत हिंसा और बुराइयों से दूर रहना चाहिए। लोगों में आपसी भाईचारा हो और सभी लोग एक साथ मिलकर रहें। कोई किसी से लड़े झगड़े नहीं और ना ही कोई एक दूसरे से बेईमानी करे। वहीं लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी तैयार है और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम अपने सपनों के भारत का निर्माण कर सकते हैं। अहिंसा का मार्ग मतलब हम आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें आपस में ही मिलजुल कर रहना चाहिए।
अब आगे है भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास एक प्रकार का द्वंद्व समास है। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम इज इक्वल टू चरम परम, भीरु और बेबस इज इक्वल टू भीरु बेबस, दिन और रात इज इक्वल टू दिन रात। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिख दिया जाता है। द्वंद्व समाज के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। इसका उत्तर मैंने लिखा है सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, आना और जाना, आना जाना, राम और सीता, राम सीता, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। प्रश्न नंबर 2, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज के लिखे। इसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा से मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, बस यात्री, मुस्लिम, हिंदू, आर्य, द्रविड़ आदि। भाववाचक संज्ञा सच्चाई, ईमानदारी, चोर, झूठ, डकैत आदि। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।